अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जनाब हसनात मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और साकिब बशीर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गहरी नज़र रखते हैं। मगर हम बात शुरू करेंगे पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तजज़ियाकार सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से। शामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। शामी साहब, इतलात आ रही हैं कि जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब करना था नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने वो एहतसाब का जो फ़ैसला है वो तर्क कर दिया है। तो आपसे मैं इस पर राय लेना चाहूँगा, मगर सिर्फ याद दहानी के लिए ज़रा नवाज शरीफ साहब का वो बयान अगर आप सुन लें जो उन्होंने जर्नलों के एहतसाब के हवाले से दिया था, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीरान को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज आलाकार साकिब निसार हैं। ये मिट्टी बा वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी। तो शामी साहब, मिट्टी पाव वाला मामला नहीं था, मगर बज़ाहिर ये मट्टी डाल दी गई है अपने ही इस बयान के ऊपर, और अब तो जावेद लतीफ़ साहब की भी वजाहत आ गई है और उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के एहतसाब का मुतालबा नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन किरदारों और सहूलतकारों का मुतालबा करती हैं जो 9 मई के वाक़यात और इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ बगावत में मुलव्वस थे। तो आप इसको एक यू टर्न के अलावा और कैसे देखते हैं? मुतीउल्लाह जान साहब, आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी तक आपकी रसाई है। आपको भी मालूम है कि इस तरह का एहतसाब इस मुल्क में कहाँ हो सका है और कहाँ हो सकेगा। जनरल परवेज मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, एक खसूसी अदालत भी बनी, उसने उनको सजा भी दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? यानी हाई कोर्ट के एक जज ने वो पूरा मुकदमा ही खत्म कर दिया। यानी फैसला आने के बाद वो खसूसी अदालत खत्म कर दी और परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो जेल जाते जाते वो अस्पताल पहुंच गए। तो अब ये यहाँ जो ताकतवर लोग हैं उनका एहतसाब कौन कर सका है और कौन कर सकेगा? तो मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई नजरसानी कर ली है या अपनी तरजीहात जो हैं उसमें इसे मौखर कर दिया है तो एक अच्छी बात की है। पहले तो उन्हें अवाम का एतमाद हासिल करना है, अपने वोटर्स जो हैं और उनको यकीन दिलाना है कि वो उनकी किस्मत बदल सकते हैं और उनको कोई खुशहाली का पैगाम दे सकते हैं, उनके पेट की दोज़ख भर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलेगी ना बात। अगर लोगों को तो अपनी मुश्किलात दरपेश हैं, महंगाई ने उनका जीना हराम कर रखा है, तो ऐसे में एहतसाब की बातें उनको कहाँ पाएंगी? ठीक, तो आप ये कहना चाह रहे हैं शामिल साहब जी, आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। देखिए, वो उन्होंने बात की है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो जिम्मेदार लोग मुझे मिलते हैं कम अज कम, वो तो यही चाहते हैं कि पहले लोगों का एतमाद हासिल किया जाए और अपने हल्के को मुतहर्रिक किया जाए और वोट लिए जाएं, और जब कोई अक्सरियत आ जाएगी और अगर 2/3 मेजॉरिटी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी आए तो जो अक्सरियत आ जाएगी तो फिर हस्बे तौफीक जो है वो एहतसाब भी कर लिया जाएगा। तो शामिल साहब होगी जी, उसके मुताबिक मामला हो जाएगा। आपकी बात से लगता है जुलाई से लट्ठम लट्ठा, इस वक्त ये बात करने की क्या जरूरत है और इसका क्या फायदा है? सही, आपकी बातों से लगता है कि शायद अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का अगर एहतसाब नवाज शरीफ करते हैं या ये बयानियाँ लेके आते हैं तो फिर लोग उनको वोट नहीं देंगे। जनरल बाजवा जनरल फैज़ काफ़ी पॉपुलर हैं अवाम में और वोटरों में। अवाम में पॉपुलर नहीं है, अवाम का मामला नहीं है, ये अदारों का मामला है कि उनको आप किस तरीके से आप एहतसाब करेंगे। और फिर जनरल बाजवा के मामले में तो आपको पता है कि जब एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त तो सारी सियासी जमातों ने मिलकर ने एक्सटेंशन दी थी और उनको 3 साल की एक नई जिंदगी मिली थी। तो अब सवाल ये भी तो फिर पैदा होगा ना कि एहतसाब जो है उस एक्सटेंशन के दौरान जो उसकी कार्रवाइयां हैं
उनका होगा या पहले वाली की कार्रवाइयों पर होगा। अगर बाद में की जाने वाली कार्रवाइयों पर होगा तो फिर तो वो तो इमरान खान साहब के पीछे से उन्होंने अपनी ताकत हटा ली थी और गैर जानबदार हो गए थे, इसी वजह से उनका इक़्तिदार जो है वो आराम से गिर पड़ा। ठीक, तो वैसे अगर नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को माफ़ कर भी दें तो बतौर इंटेलिजेंसिया जो और बतौर एक तज्ज़ियाकार या जर्नलिस्ट हम लोगों का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, हम सहाफ़ियों का, हमारी भी कुछ रहनुमाई फरमा दें। देखिए, हम सहाफ़ियों ने किसी पे मुकदमा तो कायम करना नहीं होता, हमने तो अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करना होता है। और वो क्या होना चाहिए? वो हम अपने नुक्ता नज़र का इज़हार करते रहेंगे, उन पर तनकीद करते रहेंगे। हमें तो तनकीद करने से कोई नहीं रोक सकता ना, लेकिन यह है कि हम ना किसी पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ना किसी को सजा दिलवा सकते हैं। हम तो सिर्फ इज़हार ख्याल कर सकते हैं। आप जो फरमाएंगे हम भी कोशाचीनी कर लेंगे और हाँ में हाँ मिला देंगे। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी राय में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए? देखिए, एहतसाब का सही तरीका तो ये है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर ये तय कर लें कि उन्हें आपस के अंदर अपने मुआहदात तय करने हैं और कोई इस्टेब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं देनी और उसे सियासत में नहीं दखल देने का मौका देना। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर एक पार्टी मिलके दूसरी पार्टी को जेर करती रहेगी और इस तरह जेर ज़बर मामला होते रहेंगे। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की कि हमें कोई ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए कि जिससे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत करने का मौका मिले। ये भी एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है। शामी साहब, आप हमारे साथ रहिए कि एक और अहम मामला है जिस पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथी हैं, जंग ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। उनके बेटे हैं हसन न्याज़ी एडवोकेट, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं इस हवाले से चाहूँगा पहले अपने दो सहाफ़ियों की राय ले लूँ, फिर आखिर में आपसे भी राय ले लेंगे। हसनात मलिक साहब, हसन न्याज़ी एडवोकेट, बड़े ही जारहाना सियासी तर्ज़ अमल का वो मुज़ाहरा करते रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी काफ़ी कुछ मालूमात और कुछ शवाहिद सामने आए। अब उनको ये ख़बरों के मुताबिक फ़ौजी हुकाम के हवाले किया गया है, उनका मामला शायद फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। मगर एक ख़त जो लिखा गया है वो एक तवील फ़हरिस्त है सहाफ़ियों की, और इन सहाफ़ियों ने चीफ़ जस्टिस से ये कहा है कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी के जो फ़र्जंद हैं हसन न्याज़ी, वो और ऐसे दूसरे जो फ़ौज के ज़ेर तवील लोग हैं उनको मुलाकातें नहीं कराई जा रही उनके अहल खाना के साथ, और उनके शायद हालात मुबैना तौर पे उनका जो माहौल है वो उनको उनके जो हकूक़ है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो आप कैसे देखते हैं इस ख़त को, क्योंकि इसमें तो बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने दस्तखत किए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक सियासी शख्सियत के लिए सहाफ़ियों को ऐसे फ़रीक बनना चाहिए या दरख्वास्त गुज़ार बनना चाहिए? देखिए जी, आवाज़ तो उठानी चाहिए कि फंडामेंटल राइट कोई भी है तो उसके जो हकूक़ हैं उनको देने चाहिए, चाहे जो हक बनता है जिस मुलाकातों का या कौंसल की एक्सेस हो। जासूसों को यहाँ एक्सेस हो जाती है, एजेंट हैं जो होते हैं उनको मिल जाती है, और हर पूरी दुनिया में जो है वो संगीन जो जराइम में लोग मुलविस होते हैं उनके भी कुछ हकूक़ होते हैं। तो इन चीज़ों का मद्देनज़र तो लाजमी रखना चाहिए। तो क्या सहाफ़ियों को आवाज़ उठाने के लिए दरख्वास्त गुज़ार बनना चाहिए या उनको अपनी सहाफ़त के ज़रिए आवाम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, जिनका अब ज़ाती तल्लक था न्याज़ी साहब के साथ, तो बिल्कुल उनको उसमें अगर वो उन्होंने लेटर लिख दिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उनका एक तल्लक है उस बेस पे। लेकिन एक चीज़ है, आवाज़ तो हर एक को उठानी चाहिए वैसे अपने हिसाब से कि जी जिसकी भी फंडामेंटल राइट है वो उसको मिलने चाहिए और उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। साकिब बशीर साहब, आप भी हाई कोर्ट कवर करते रहे, बड़ी तादाद में लापता अफराद के मुकदमात वहाँ पे आते हैं, लोग उठाए जाते हैं। वहाँ पे कभी आपने ऐसा देखा कि किसी लापता शख्स के लिए, आम शहरी के लिए सहाफ़ियों ने इतनी बड़ी तादाद में दस्तखत करके अदालत से अपील की हो कि उनको बाज़ियाब कराया जाए या उनको? यहाँ पे तो मामला ये है कि खुदा न खास्ता लापता कोई नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस अमल को, इस दरख्वास्त को? ये अमल तो ज़ाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है आवाज़ तो उठानी चाहिए, लेकिन
बतौर सहाफ़ी पार्टी बनना, मेरा यह ख्याल है कि जिस तरह आपने लिंक किया कि जो लापता अफराद हैं या उनके लवाहिकीन हैं, तो वो तो हम अक्सर देखते हैं यहाँ प्रेस क्लब के बाहर, यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पर, कभी डी चौक पर, कभी अदालतों में, तो कभी ना तो उनके लिए इस तरह की आवाज़ उठाई जाती है, ना इस तरह के लेटरबाजी तो बहुत दूर की बात है, उनको तो वकला भी नहीं मिलते कि जो उनकी केसेस की पैरवी करें। तो जहाँ तक इस जो लेटर की बात है, तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो उनके हुकूक हैं वो मुल्ज़िम हैं, उन पे इल्ज़ामात हैं, उनका ट्रायल होना है, उनको सज़ा उनकी बनती है या नहीं बनती वो डिसाइड होनी है। तो उनको जो आइन ने हुकूक दिए हैं वो उनको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो मिलना चाहिए, और उसके लिए वो चीज़ें, कुछ हर्डल्स हैं, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो उसकी हद तक बात तो जेन्युइन है। अब ये पॉइंट कि क्या सहाफ़ियों को उसमें मतलब लिखना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, तो ये है तो मतलब बाकियों के लिए जो कभी नहीं लिखा गया। लेकिन बात यह कि ये मामला जो है, मैं समझता हूँ मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें सही गाइड कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी गुजरी है, सहाफ़त करते हैं, शायद हमारी इतनी उम्र और मेरा ख्याल है इसको इनिशिएट भी किया है, इस मामले को इनिशिएट भी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ सहाफ़ी गए थे। जी जी, चलें एक मुजीबुर रहमान शामी साहब से हम इस पे बहुत ज़रूरी है उनसे राय लेना, बल्कि उनसे रहनुमाई लेना, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, आपने सुना हसनात मलिक और साकिब बशीर ने इस ख़त के हवाले से अपनी राय दी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुफ्तीउल्लाह जान साहब, मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है अपने साथियों की। देखिए, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे रफ़ीक़े कार हैं, एक मीडिया पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, और इस लिहाज से उनका हमारे ऊपर कुछ हक है। ज़ाती ताल्लुक जो है वो अपनी जगह है, लेकिन एक हम पेशा भाई की हैसियत से भी, तो उनका अकलौता बेटा है नियाज़ी, उसको गिरफ्तार किया गया है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने 9 मई का जो वाक़यात हैं उनमें बड़ा पुरजोश तरीके से हिस्सा लिया है। हमने जो बात की है वो असूली बात की है। ये हमने ये नहीं कहा कि आप मुकदमा वापस ले लें, हमने ये भी नहीं कहा कि आप मुकदमा ना चलाएं। हमने तो ये कहा है कि हसानुल्लाह नियाज़ी साहब हों या कोई दूसरे लोग जो हैं जिन्हें पकड़ा गया है मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत या 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनके अहले खाना को, उनके वालिदैन को उन तक रसाई दी जाए और उनको अपना वकील करने का मौका दिया जाए ताकि वो अपना मुकदमा लड़ सके। आप देखिए, ये कुलभूषण यादव जो है उसके लिए अपील का हक जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने उसकी हदायत की कि आप उसको अपील का हक दें। उसके लिए कानून तब्दील किया गया, वकील को उस तक रसाई दें, उसके मुतल्लकीन हैं उन तक उनको रसाई दें। तो ये तो एक आप जासूसों के लिए और भी हक ये तस्लीम करते हैं कि उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए। तो जो हमारे अपने मुल्क के शहरी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे भाइयों के बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके बारे में अगर हम आवाज उठाते हैं, हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं, आप कार्रवाई बेशक करें, लेकिन दस्तूर के दायरे में, कानून के दायरे में। और ये मैं समझता हूं कि हम आप लिखें या आप बोलें, आपकी रफाकत में अज़ारे ख्याल करें, ये तो हमने बेबाकी से बोलना जो है वो आपसे सीखा है। और जिस तरह आपने माशाल्लाह इस बांस पर के साथ अपने नुक्ता नजर का आज़ार किया है और उसकी पादाश में आपको जितनी मुश्किलात से सामना करना पड़ा है, आप भी उससे वाकिफ हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि जो शहरी हकूक हैं उनका एहतराम होना चाहिए और दस्तूर और कानून के मुताबिक हर शख्स को सफाई का मौका मिलना चाहिए और उसके सारे हकूक जो हैं उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस पे तो किसी को एतराज हो नहीं सकता। आप तो चाहे तो अदारियां लिख दे, चाहे तो कॉलम लिख दे, चाहे तो बयान जारी कर दे। ये तो इसमें मेरा ख्याल है
ये तो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, बिल्कुल सही। शामी साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो सो मोटो लें, मगर अब हालात क्योंकि तब्दील हैं, अब एक 3 रुकनी कमेटी जो है वो रज़ाकाराना तौर पे चीफ जस्टिस ने बना दी है। तो आपको लगता है कि 2 मामलात हैं इस खत के अंदर, एक मफाद आमा और दूसरा जो है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और पाकिस्तान की हाई कोर्टों में सैकड़ों ऐसे मुकदमात हैं जो गरीब लोग लापता हैं, उनके लवाकिन धक्के खा रहे हैं। तो सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए, और ख़ास तौर पे वो एक सियासी सरगर्मी में जो मुलव्वस है और हम जानते हैं कि वो कहाँ है, यहाँ पे तो सैकड़ों लवाकिन को ये नहीं पता कि उनके जो लापता चाहने वाले हैं वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। आज ही आमना मसूद जजुआ की एक नुमाइश थी यहाँ इस्लामाबाद में, उनके खामन 2005 से लापता हैं, मगर हम तमाम सहाफ़ियों ने जिनके भी यहाँ पे नाम हैं, कभी ऐसा ख़त उन लापता लोगों के लिए नहीं लिखा। क्या अब लिखा जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने हमेशा उनके हक में आवाज़ उठाई है, और ये खत जो है ये भी एक इज्तिमाई मसले की तरफ भी तवज्जो दिलाता है, और ये सो मोटो का मामला नहीं है। हमने चीफ जस्टिस की खिदमत में खत अरसाल किया है, अगर वो करम फरमाएं और मुनासिब समझें, इसको पिटीशन में तब्दील कर दें। और हमने जो उनसे गुजारिश किया है, बाकी ये है कि जब भी कोई किसी मजलूम का या किसी कैदी का कोई मुतल्लिका शख्स हमारे पास आया है, तो हमने स्टोरी छापी है, आवाज उठाई है। बेशक अगर कोई खत लिखने की बात हुई है या बयान देने की बात हुई है या अदारिया लिखने की बात हुई है, तो हमने हमेशा आवाज उठाई है। और हम समझते हैं कि हर शहरी के साथ ये सलूक होना चाहिए कि कानून के दायरे में जो कुछ भी उसको उसके हकूक हैं उनको तस्लीम किया जाए। ये इज्तिमाई मुतालबा भी हमारा है, और मेरा ख्याल है कि अगर हमने जब भी कोई मौका मिला है अपने अपने रंग में अपने अपने तौर पर आवाज बुलंद की है। हाँ, कभी खत लिख लिया है, ये खत लिखने की जाती वजूहात भी हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं और हमारे हम पेशा भाई हैं। उनके इकलौते बच्चे का दर्द भी हम बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। आखिर हम भी इंसान हैं, और इस वजह से अगर हमने अपनी इंसानियत का कोई मुजाहरा कर दिया है तो मेरा ख्याल उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और ये यकीनी तौर पे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की वजह से हुआ है, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की वजह से नहीं, जो वो भी रिश्तेदार है। आप ये वजाहत कर देंगे? बिल्कुल ठीक है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की वजह से हुआ है, और हमने दूसरे लोगों के बारे में भी ये आवाज उठाई। ठीक है, ठीक। उनके कानून के मुताबिक उनसे सलूक किया जाए, बेशक उनको वकील करने की इजाजत दी जाए, उनको अपने वालिदैन से अपने अहले खाना से मिलने का मौका दिया जाए। ठीक है, तो एक सबके लिए हम चाहते हैं कि ये सलूक हो उसके साथ। फेयर एनफ। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। तो जनाब, अब ये मामला तो चले हो गया है, मेरे ख्याल में अब इससे ज़्यादा अहम बात अब सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे आज बड़ा दिलचस्प मुकदमा लगा मालूमात तक रसाई का। ये हम सुनते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2-2 प्लाट लेते रहे हैं, बल्कि कई मौक़ों पे तो 3-3 प्लाट लिए हैं, और फिर अहले खाना से के भी प्लाट लिए उन्होंने। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से हाई कोर्ट के जजेस बिलासूद कर्जा ले रहे हैं। तो लोगों के जहनों में सवाल उठते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट ने कानून पास किया है मालूमात तक रसाई का, आइन में तरमीम की, पार्लियामेंट ने 19A की शिक डाली कि मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है, इंफॉर्मेशन कमीशन बना। तो आज उसी इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के ऊपर जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है ये जजों की मालूमात देने की, उसके ख़िलाफ़ वो शहरी जो है मुख्तार अहमद अली वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो आज आपको क्या लगा कि क्या रुकावट है? क्योंकि जस्टिस काजी फारिद साहब बतौर चीफ जस्टिस उनका तो ये इम्प्रेशन है कि उन्होंने तो वो वाहिद जज हैं जिन्होंने अपने तमाम असासे वेबसाइट पर डाल दिए। तो ये क्या मामला है कि अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है वो तो बड़ा अहम है, तो फिर जो राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून है
उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है और क्यों आज ये तजवीज़ दी गई बेंच की तरफ से, जैसे अतमन्ला और जैसे फ़ाइज़ ईसा की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने कवायद जो है वो उसमें तरमीम कर ले मालूमात देने के हवाले से शहरियों को। देखिए, एक तो कहना कबल वक्त है, जब जजमेंट आए मे बी वो अभी इसको स्टडी करें, आज महफूज हो गए, फैसला महफूज हो गया। लेकिन जब ये उनके सामने मटेरियल आएगा, क्योंकि दोनों साइड को कहा गया है कि आप रिटर्न सबमिशन दें, तो मे बी वो अपना माइंड चेंज कर लें। आज जो ज़्यादा फोकस ये था कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिट फाइल की गई इस्लामाबाद में, क्या वो कर सकते हैं। एक तो ये है कि रजिस्ट्रार को किसने अथोराइज किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि यानी वो दें डिटेल, तो सुप्रीम कोर्ट मीन चीफ जस्टिस एंड जजेस, तो वहाँ गुलजार साहब ने किसी से पूछे बगैर खुद ही जो है वो रजिस्ट्रार को कहा कि जी आप रिट फाइल करें, और रिट फिर उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सामने दरखास्त गुजार बन गई और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इंसाफ मांग रही है कि हम जजों के प्लाटों के बारे में मालूमात नहीं देना चाहते, ये इंफॉर्मेशन कमीशन के हम पाबंद नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल। अब ये है कि इसको देखना है कि वो कि हाई कोर्ट के सामने क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार पेश हो सकता है, इस तरह की एक रिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकती है या नहीं, ये मैटर भी उन्होंने डिसाइड करना है। रजिस्ट्रार क्या सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है या अलग है, इस चीज़ को भी देखना है। तीसरा जो ये था, जो आपकी बात है कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ जो जिनसे कहा गया है कानून में कि वो उन पे भी लागू होगा ये कानून और वो इन्फॉर्मेशन देंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आती है या नहीं। अच्छा, कोर्ट ऑफ लॉ जब एमएनएस को नायल करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ बन जाती है। जब आम शहरियों को अपने प्लाटों की मालूमात देनी होती हैं तो कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो तो आईनी अदालत है। अब ये तजाद है कि साकिब आप इसको कैसे देंगे? अभी तक तो प्लाटों की मालूमात मांगी भी नहीं गई, अभी तो सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाज़मीन लेकिन मांगी जा सकती है, डेफिनेटली मांगी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाज़मीन हैं कैटेगरी वाइज उनकी मालूमात मांगी गई हैं कि वो उनको शहरी को जो है वो चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो बेंच है उनका बहुत बड़ा मतलब इम्तिहान भी है, क्योंकि आज जब चीफ जस्टिस जैसे ही सुबह बैठे 9 बजे आके ये प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल को कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे तो उनको कहा कि इस पॉइंट पे तैयारी करके आए, ये हम केस आखिर में देखेंगे। तो इट मीन कि उनको अंदाज़ा है कि और बार बार उन्होंने कहा कि बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, लीगल मैटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। वैसे एक बात आपने नहीं देखी कि अटॉर्नी जनरल साहब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो बेंच बनाने के अख्तियार का मामला था चीफ जस्टिस का, उसमें मशवरे दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं पार्लियामेंट का कानून बालादस्त है तो आप कवायद से नहीं कर सकते जो पार्लियामेंट ने कर दिया। और आज अटॉर्नी जनरल साहब बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान कह रहे थे कि कानून को छोड़ें, आप अपने कवायद तब्दील कर लें। ये बिल्कुल ये क्या पता उसमें भी यही हो वो फैसला भी जल्द आना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतमन्ला ने जिक्र किया, जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने कुछ मालूमात वेबसाइट पे डाल दी थी, तो हाई कोर्ट में क्या हुआ था? जी बिल्कुल, जब इस किस्म की मालूमात जो है वो मांगी गई थी तो उस वक़्त उन्होंने जो तमाम जजेस हैं उनकी प्लॉट्स के हवाले से कि इनकी कोई किसी को प्लॉट अलाट हुआ है या नहीं हुआ या किसका प्लॉट कहाँ पे है, ये वो सारी मालूमात थी, तो वो मालूमात उन्होंने जो है वो डाल दी थी उस वक्त तक। और जो लोअर जुडिशरी है उनके हवाले से भी कुछ मालूमात थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तक था कि वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं 2 जजेस, उनके शायद प्लाट थे और जो मौजूदा जजेस हैं इनमें से किसी ने प्लाट जो है वो नहीं लिया, और जो लोअर जुडिशरी है उन्होंने लिए हुए थे तो वो प्लाटों वाले केस में वो सस्पेंड है मामला, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पड़ा हुआ है। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अभी बेशतर जजों ने प्लॉट लिए हुए हैं और एक भी नहीं, 2 भी नहीं, और कहीं तो 3 भी हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मालूमात वेबसाइट पे नहीं दी जाएंगी या पार्लियामेंट के कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो जो मफादात का टकराव है वो अवाम के सामने मालूमात कैसे आएंगी? लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो जजेस जो हैं ये प्लाटों का केस सुन रहे हैं, इसी स्कीम में इस जज ने खुद भी प्लॉट लिया हुआ है, तो ये मालूमात वेबसाइट पे तो आना तो बहुत ज़रूरी है। वो तो कहा है ना कि आज की जी ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस, ये वो जजेस कह रहे थे कि जी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और चीज़ें जो है पब्लिक करनी होगी और ओपननेस लानी होगी, ये तो आज माना गया है। अब ये है कि करेगा कौन कि जी हम कानून नहीं मानते हम, लेकिन खुद करने को तैयार हैं। जो एक बात है मे भी इस तरफ हो जाए, क्या पता कानून को पे अमल दरामद हो जाए कि जी ठीक है कानून के मुताबिक ये हो रहा है। तो अब ये देखना है कि क्या उसमें है, क्योंकि इसमें वो बार बार बात आ रही थी कि रिट अगर फाइल जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिट फाइल होती है
या सुप्रीम कोर्ट के हक में सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, तो ये मुनासिब नहीं है। और इसी वजह से बार बार काजी फैसल साहब कह रहे थे कि जी ये इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक चीज़ है मतीउल्लाह जान साहब, अगर ये जजेस एक्सेस नहीं देंगे और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं मानेंगे तो फिर तो भूल जाए, फिर तो कोई और बहरहाल जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी अहम बात, एक ऐसे दिलचस्प शख्सियत, एक वकील, बहुत सीनियर लॉयर जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमर के डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे 7 साल तक, उनको आज अचानक ख्याल आ गया कि आर्मी चीफ का भी एक हल्फ होता है, और उसके हवाले से एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे भी फ़ोन पर रब्ता कर सकें। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे थे उस आइनी दरख्वास्त की जो एक जनरल मुशर्रफ के 7 साल तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहने वाले एडवोकेट राजा मोहम्मद इरशाद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आज ही दायर किया, और उसमें 2 बातें की हैं और कहा है कि जो निज़ाम है जो इस वक्त चल रहा है, इंतज़ामी निज़ाम हुकूमत का, और जो गवर्नेंस है वो नाकाम हो चुकी है, और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सुप्रीम कोर्ट उनके जो हल्फ है उसकी तशरीह करे कि आर्मी चीफ का हल्फ क्या होता है। और राजा इरशाद साहब ने हमसे ये वादा किया था, और हल्फ भी वादा ही होता है कि वो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब हम उनको फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन राजा साहब भी बज़ाहिर अपने हल्फ पे या वादे पे पूरा नहीं उतरे। तो असनाद मलिक साहब, सबसे अहम बात तो ये है कि जो राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की हैं, कितनी सीरियस आपको ये दरख्वास्त लग रही है? देखिए, ये पहले हैरानगी हुई कि राजा इरशाद साहब अमूमन रहे एजेंसीज की तरफ से पेश होते रहे, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, रेमंड डेविस केस में भी स्टेट के वकील थे, तो अमूमन इनको ये होता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब और मेन जो लीगल एडवाइज़र उन इस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं। तो उनकी जब ये पिटीशन आई तो हर एक को हैरानगी हुई, और ये पिटीशन बड़ी मुबम, इसमें बड़े कंफ्यूज है राय साहब। एक तरफ कह रहे हैं अन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बड़ा वैसे मेरा ख्याल है कि इस बुनियाद पे ही रजिस्ट्रार ऑफिस को वापस कर देनी चाहिए कि आइन जो है वो गैर इस्लामी है, और ये वो आइन है कि जिसके वो 7 साल तक जनरल मुशर्रफ के डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह के उन्होंने इस्तेमाल किया और फ़ायदे उठाए। वकील आइन का फ़ायदा तो उठाता है ना, आइन का दिफा करता है, आर्गू करता है, और अब अपने कैरियर के आखिरी हिस्से में आके इनको ख्याल आया ये तो आइन ही जो गैर इस्लामी है, मैं सारी ज़िंदगी वकालत करता रहूँ इस आइन के तहत। और दूसरा प्रेयर बड़ी अजीब है कि जी ओथ की इंटरप्रिटेशन की जाए, आर्मी चीफ का ओथ। अब आर्मी चीफ की ओथ की वो क्या मकसद क्या लेना चाह रहे हैं? आर्मी चीफ का ओथ होता है, ये आप ज़्यादा बता सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट होती है तो कोई उसका ओथ तो उस वक्त नहीं होता। ये साकिब बशीर साहब, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि आर्मी चीफ का कोई ओथ नहीं होता, ठीक है। जो आर्मी चीफ होता है उसने सिर्फ एक हल्फ उठाया होता है बतौर एक सोल्जर, और वो जब काकुल एकेडमी में जब पासिंग आउट होती है कमीशन वाले दिन उनसे एक हल्फ लिया जाता है। मगर साकिब बशीर साहब, वो एक ऐसी उम्र होती है कि ऐसी उम्र में तो लोग बहुत से झूठे वादे वहीद और कस्में भी उठा लेते हैं बहुत से सूरत हाल में। तो उस ओथ की आपके ख्याल में उतनी ही अहमियत है कि जो ओथ एक सदर या वज़ीर आज़म या चीफ जस्टिस 60-65 साल की उम्र में आके उठाता है? नहीं, हल्फ तो हल्फ ही होता है। अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर तो उस उम्र में भी ये हल्फ ना लिया जाए, तो अलग से ज़ाहिर सी बात है इसका कोई हल्फ होता नहीं है। लेकिन उसका असर या उस पर अमल होना वो तो उम्र के किसी हिस्से में भी हो। अगर कोई सदर है या कोई जज भी इवन है तो वो जिस दिन जज बनता है बेशक 15 साल वो जज रहे तो हल्फ तो लेता है, तो उस हल्फ का असर 15 साल उसकी उस लाइफ पे या जितना टाइम वो रहेगा तो हल्फ पर अमल तो ज़रूरी है। वैसे जवानी में लोग झूठी कस्में खा लेते हैं, नहीं? ये अब आप बता सकते हैं, आप भी ज़ाहिर सी बात है जवानी में लोग बेवफाई भी कर जाते हैं साकिब बशीर साहब और ये वफा क्या होती है? बहरहाल एनीवे हम आते हैं अब दूसरे आम मामले पे। असनाद मलिक साहब, कल जो है वो फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी की समात भी हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो ऑथर हैं 4 साल पुराने अपने इस फैसले के,
वो उसकी समाअत करेंगे। तो सुना है कि आज तो पैमरा भी भाग गई या भाग गया, जो भी है, वो उन्होंने भी कहा कि जी हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो भी भाग गई, मतलब वो भी दरख्वास्त वापस लेने का कह रहे हैं। तो ये क्या कल आप तवक्को कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल भी कहेंगे हम भी नज़रसानी वापस लेते हैं, तो क्या इससे मसला ख़त्म हो जाएगा? देखिए फ़िलहाल तो खामोशी है, लेकिन वहाँ भी कंसल्टेशन चल रही है कि क्या किया जाए। वो अगर ये मामला इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है तो मे बी फिर प्रेस की जाए रिव्यू क्यों किया गया था। मेरा ख्याल है कि उस के हवाले से अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि जी इस पे अमल दरामद कितना हुआ, अब कितना हो रहा है, क्या एजेंसीज अपनी डोमेन में काम कर रही हैं, आर्मी चीफ ने किसी ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लिया है जिसने सियासत में हिस्सा लिया या किसी पार्टी की हिमायत की, पैमरा पे क्या एजेंसीज का दबाव है, ये वो चीज़ें हैं। अगर इस अमल दरामद की तरफ आ गया मामला तो फिर मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी होगी। तो फिर कल का जो होगा वो देखा जाएगा, कोर्ट का मूड भी, और चांसेस ये भी हैं कि क्या पता विड्रॉल हो जाए, क्योंकि अभी तक काजी साहब के हवाले से कोई उन्होंने ये केस लगाया, कोई ऐसी हमने कोई ट्वीट, कोई ट्रोलिंग नहीं नजर आई जिससे ये हो कि जी ये क्या करने जा रहे हैं। हर एक कोई वेलकम कर रहा है। देखना होगा कि कल वो किस तरह इस केस को देखते हैं। क्या वो TLP के धरने तक महदूद रहेंगे या वो ये कहेंगे कि अभी भी क्या कितना अमल दरामद हो रहा है या रिव्यू को। और अमल दरामद में एक हदायत ये भी थी कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं अपनी सफ़ों में जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकार या अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो साकिब साहब, जस्टिस अतर मनल्ला भी इस बेंच पे मौजूद हैं, जो तवील अरसे से हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो आप तो उन्हें कवर करते रहे हैं। जस्टिस अतर मनल्ला का क्या आपको कल का रद्द-ए-अमल लगता है, वो क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? उनका व्यू तो इस हवाले से बड़ा क्लियर है, और मुख्तलिफ जो जजमेंट्स हैं उनकी हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जो उनकी जजमेंट्स हैं, इस हवाले से उनका बड़ा व्यू जो है वो क्लियर है। और बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि ये मामला अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही जाएगा, क्योंकि अक्सर जो नज़रसानियाँ हैं वो IB ने भी वापस ले ली, पैमरा और दीगर भी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामला जो है वो नज़रसानी ही देखे जो बेंच है, ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। सहाफ़ी से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।